गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसमें यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या उसकी बेसिक डिमांड्स रही हमारी रिएक्शन में कि हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हमने देखा कि जो रेट्स होती हैं वह केमिकल रिएक्शन की किस प्रकार से डिफ़ाइन की जाती हैं, रेट्स के बेसिस पे रिएक्शंस कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने बात की कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उनको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, अगर रिएक्टेंट है तो क्या उसकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगी, अगर प्रोडक्ट है तो क्या उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते टाइम रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को हम किस प्रकार से उस टर्म से कोरिलेट करेंगे, और अगर कोई रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं तो उनका क्या रोल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखने में। तो इन सब के बारे में चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनकी यूनिट्स क्या होंगी। हमने क्या पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of reactant, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज। क्लियर? मीन्स कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हुआ वही रेट ऑफ रिएक्शन है। अब जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो वो कैसे होगा, यहाँ देखिए कौन कौन सी टर्म्स हैं वह चेंज हो रही हैं, या किन किन टर्म्स को इस फॉर्मूला में यूज़ किया गया है। कौन सा है? कंसंट्रेशन और टाइम, यानी कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में ही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स होंगी। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि जो एक माना हमारी कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट R से P का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो अगर ये रिएक्शन, इसमें दो केसेस होते हैं, दो केस हम लेंगे। अगर रिएक्शन एक्वस फेज में है, अगर रिएक्शन एक्वस फेज में है तो जो इसकी कंसंट्रेशन है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वह किस में शो की जाएगी, किस में प्रेडिक्ट की जाएगी? मोलैरिटी में, मोलैरिटी में। और मोलैरिटी में किस प्रकार शो करते हैं हम? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट। मीन्स कि अगर रिएक्शन एक्वस फेज में हो रही है तो जो कंसंट्रेशन टर्म है वह मोलैरिटी में शो की जाएगी, और मोलैरिटी को हम क्या लिखते हैं? मोल पर लीटर, या कह लीजिए मोलर। क्लियर? वही सेकंड केस की मैं बात करूं तो सेकंड केस क्या होता है कि अगर अब रिएक्शन गैसियस फेज में है, गैसियस मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, गैसियस स्टेट पे है, तो क्या होगा? गैसियस फेज, तो उसमें होगा जो कंसंट्रेशन है। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं? प्रेशर के टर्म में। मीन्स कि अगर गैस का इनिशियली प्रेशर कुछ था, मान लीजिए P0 था, माना P0 था। अब जब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अब गैसियस के टर्म्स में मैं बात करूं तो जो प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर P0 था, वो एक टाइम के बाद, रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद में क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। तो यहाँ जो डिक्रीज देखा जाएगा वो कंसंट्रेशन नहीं, वो प्रेशर में देखा जाएगा, क्योंकि गैस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? प्रेशर में। तो प्रेशर की टर्म में डिक्रीज होगा, प्रेशर की टर्म में चेंज होगा, यानी प्रोडक्ट में प्रेशर बढ़ेगा और रिएक्टेंट में प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो गैसियस फेज है उसके लिए हम लिखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वह किससे रिप्लेस कर जाएगी? प्रेशर से।
और प्रेशर को हम किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो ATM। क्लियर। तो अब इन फेजेस के लिए जब हम यूनिट देखेंगे तो वह क्या होंगी, ROR, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्वस फेज, एक्वस फेज। तो यहाँ देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मैंने क्या देखा यहाँ पे, मोल पर लीटर, तो कंसंट्रेशन को मैं लिखूंगी मोल पर लीटर। और टाइम, टाइम टेकन फॉर चेंज, तो टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम यहाँ पे सेकंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ सेकंड लिया तो ये यूनिट हमारे पास आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, या कह लीजिए मोलर पर सेकंड, मोलर पर सेकंड। क्लियर। अब सेकंड हम बात करते हैं कि अगर हमारी रिएक्शन है वो गैसियस फेज में है तब क्या होगा। अगर रिएक्शन गैसियस फेज में है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी वह हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, गैसियस फेज चेंज इन कंसंट्रेशन। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसियस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो यहाँ पे जो प्रेशर चेंज है वह क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो रहा है। तो ये यूनिट क्या होगी, ATM बाय सेकेंड। तो जो यूनिट हो जाएगी वह हो जाएगी ATM सेकेंड इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, किस प्रकार से उसे हम कैलकुलेट करते हैं। टाइप्स फॉर डिटर्मिनेशन, टाइप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन के डिटर्मिनेशन के लिए या किसी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो 3 टर्म्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। फर्स्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस rate of reaction, and third one is initial rate of reaction। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं कि रेट्स measured over a period of time, rates measured over a period of time, यानी कि एक टाइम इंटरवल में, एक टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट्स का मेजरमेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। किस प्रकार, आइए हम देखते हैं, ग्राफिकली हम इसको समझेंगे। हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। क्लियर। सपोज एक रिएक्शन है, R गिव्स P, रिएक्टेंट R गिव्स प्रोडक्ट P। इसके इनिशियल कंडीशन में कंसंट्रेशन है वो मैंने मानी A0, ओके, कि T इज इक्वल्स टू 0 पे जो कंडीशन है वह क्या है, A0। मीन्स कि रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तब उसका वो अपने मैक्सिमम क्वांटिटी में है, जो रिएक्टेंट है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, और जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0, राइट। तो अब मैं यहाँ जब ग्राफ प्लॉट करूँगी तो यहाँ हम देखते हैं कि T इज इक्वल्स टू 0,
टाइम क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ कंसंट्रेशन किस हिसाब से है, रिएक्टेंट की मैक्सिमम, वो मैंने डिनोट की A0 से। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वह क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वह किस प्रकार से डिक्रीज होगी, वह कुछ इस प्रकार डिक्रीज होगी। क्लियर। अब मैंने 2 केसेस लिए, इसमें अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली मैं देखना चाहूँगी तो कैसे होगा। मैंने सपोज 2 केसेस लिए T1 टाइम और T2 टाइम पे, और T2 टाइम पे। T1 टाइम पे जो रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वह मैंने मान ली C1, वह मैंने क्या मानी, C1। और सेकंड केस, सेकंड जो मैंने कंडीशन ली T2 की, उस पे मैंने कंसंट्रेशन मान ली C2। क्लियर। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट है उसकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन मैंने माना C1 को, और जो T2 टाइम है उस पे जो रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन है वह क्या है, C2। अब हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो ग्राफ से अगर हम देखें तो पता चल रहा है कि जो C2 की वैल्यू है वह क्या है, C1 से कम है। तो मैं कह सकती हूँ C2 इज लेस देन C1, राइट। और यही हमने पढ़ा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो C2 की वैल्यू C1 से क्या होगी, कम होगी। अब जब टाइम चेंज की बात करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में जब कंसंट्रेशन के चेंज की बात करेंगे तो वह क्या होगा, डेल्टा C। सपोज रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन C है उसमें इस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं, डेल्टा C बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही पढ़ा था हमने जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन में मैथमेटिकली कंसंट्रेशन चेंजेस को एक्सप्रेस किया था। तो यहाँ पे C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो C2 की वैल्यू है वह क्या है, C1 से कम है। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन यूज़ करेंगे। ओके, ताकि जो ओवरऑल है हमें रेट्स हैं वह पॉजिटिव मिल जाए, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिल जाए, क्योंकि जो रेट्स हैं वह एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो जो चेंज है वह नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, और इस माइनस साइन से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये जो टाइम इंटरवल है T1 से T2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी C1 और जो लास्ट में हो चुकी C2, यानी इस टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंजेस हुआ, चाहे वे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे घटा बढ़ा जो भी, अगर रिएक्टेंट की बात की है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो जो कंसंट्रेशन में चेंजेस हुआ वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, वह हमने किस पे मेज़र की, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे पास टाइम इंटरवल है, यह T2 माइनस T1 जो हमारा टाइम इंटरवल है, उस पे हमने कंसंट्रेशन चेंज को मेज़र किया, वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब अगर यही बात करूँ मैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में कि मुझे रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट के रेफरेंस में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किस प्रकार चेंजेस हो रहा है वह देखना है, तो आइए बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम। अब देखिए, ये जो रिएक्शन था, यहाँ क्या था, R gives P, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी, ग्राफ क्या हो रहा है,
डिक्रीजिंग में है, मीन्स कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वह अब टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़ीरो। तो T इज इक्वल टू ज़ीरो पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो यह कर्व हमें कैसा मिलेगा, जब हम प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यह कर्व हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। यह ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। क्लियर? मीन्स कि T इज इक्वल टू ज़ीरो पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है टाइम के साथ, वैसे वैसे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वह भी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ अगर हम दो सिचुएशंस लें, सपोज मैंने ली T1 पे, तो T1 पे जो कंसंट्रेशन है वह क्या है, माना C1। अब सेकंड मैंने सिचुएशन ली T2 की, T2 पे जो रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वह क्या है, C2। तो हमें ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि जो C1 की वैल्यू है, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वह फाइनल कंसंट्रेशन से क्या है, कम है। तो यहाँ हम जो चेंजेस होंगे उनको किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे कि डेल्टा C यानी जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन में जो चेंजेस हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वह किस प्रकार हो रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो वैल्यू है हमें पता है कि जो C2 है वह क्या है, ग्रेटर देन C1 है, C2 इज ग्रेटर देन C1। सो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव मिलेगी। और यही हमने अभी तक पढ़ा है कि प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर हम कंसंट्रेशन चेंज की बात करें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यूज़ हमें क्या मिलती हैं, पॉजिटिव मिलती हैं।